प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर किसान कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ जैसे मुद्दों को लेकर जाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने 28 विधानसभा सीटों को लेकर आज अपना वचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में किसान कर्ज माफी, बिजली बिल को हाफ करने समेत कई तमाम तरह के बड़े वायदे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को फिर से चलाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाने, कोरोना महामारी से बचने के लिए कोरोना सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लागू करने, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूह को 5 लाख रुपए की रियायती दर पर लोन देने, शिक्षाकर्मी, विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारी, जन स्वास्थ्य रक्षक, मंडी कर्मी, लघु वनोपज कर्मी समेत अन्य कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने और गोवंश की रक्षा के लिए गौशालाओं को सक्षम बनाने के लिए गोधन सेवा योजना लागू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में 52 नए बिंदुओं को शामिल किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इन बिंदुओं के सहारे कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के मैदान में उतरेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस बात का भी दावा किया है कि कम समय में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने 500 से ज्यादा वचनों को निभाने का काम किया है और एक बार फिर वचन पत्र के सहारे कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को गद्दार कहा है और उनका रेट भी जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को गद्दार की श्रेणी में खड़ा कर दिया है और ऐसे 18 नेताओं के फोटो के साथ गद्दार रेट कार्ड जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है ये सभी नेता 34-35 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद बीजेपी भी हमलावर हो चुकी है। हालांकि पूरे ट्विटर में दिग्विजय सिंह ने एक ही बात कही है कि जिन लोगों ने 34-34 करोड़ रुपए लिए हैं उन्हें भी जनता को उसका हिस्सा देना चाहिए और जब तक उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल जाता तब तक जनता को भी उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब बीजेपी चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करने की तैयारी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस कार्ड में भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को भी प्रयोग किया है, जिसमें चिन्ह को उल्टा दर्शाया गया है और भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने का मन बना रही है। तो कह सकते हैं इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुरैना में दिमनी विधानसभा में पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के लिए उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री अजय सिंह भी शामिल थे। अजय सिंह और कमलनाथ ने दोनों ने सिंधिया और शिवराज पर जमकर निशाना साधा। अजय सिंह ने कहा कि जब अभी सरकार गिरी तो इस क्षेत्र के नेता नरेंद्र सिंह तोमर के सीएम बनने की बात सामने आई और इस तरह की बयानबाजी भी हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की वजह से ही इस क्षेत्र के नेता नरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने से रह गए और चौथी बार शिवराज सिंह को ही मुख्यमंत्री बना दिया। कमलनाथ ने इस क्षेत्र की जनता से कहा कि मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूं और आपसे रूबरू हुआ हूं। अभी तक आपके नेता कोई और हुआ करते थे। असल में इस क्षेत्र की जनता अभी तक महाराज की गुलाम थी जो अभी अभी आज़ाद हुई है। अब क्षेत्र में मैं हूं और मैं हर तरह की इस क्षेत्र की विकास की बात करूंगा। शिवराज सिंह पर भी कमलनाथ ने निशाना साधा और कहा कि वो सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। उनका कहना कि मध्य प्रदेश उनका मंदिर है और जनता उनकी भगवान, असल में उनका भगवान माफिया राज है। उज्जैन में हुई जहरीली शराब से मौत के मामले में भी उन्होंने शिवराज सिंह पर निशाना साधा। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा की इस जवानी जंग में जनता किसको अपना समर्थन देती है और आने वाली समय में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहरीली कांड के मुख्य सरगना गब्बर और सिकंदर के घर की कार्रवाई शुरू कर दी। उनके घर के तोड़ने को लेकर फिलहाल अभी टीम यहाँ पर पहुंची है। देख सकते हैं कि नगर निगम की जो है जेसीबी फिलहाल अभी यहाँ पहुंची। ये जो मुख्य आरोपी है गब्बर का घर बताया जा रहा है और इसका 2 मंजिला मकान को फिलहाल
पुलिस प्रशासन की टीम ध्वस्त कर रहे हैं यहाँ पर पहुंची है। तमाम प्रशासनिक अमला और जो है पुलिस और नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है, जो कि फिलहाल अभी दोनों घर को तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। एक घर जो है हिलावाड़ी में बताया जा रहा है और एक अन्य जगह पर है जहाँ पर दूसरी टीम लगी हुई है। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि इन दोनों जो आरोपी हैं, इन दोनों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो अवैध रूप से जो कमाई करके जो ये घर इन्होंने बनाया था, फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम ने इसे ध्वस्त कर दिया है। हरदा जिले में कल नर्मदा नदी में नहाने गए 4 युवक डूब गए थे। पुलिस ने कल 2 युवकों के शव को खोज लिया था। वहीं शेष 2 बचे युवकों के शव आज 24 घंटे बाद नर्मदा नदी में खोजे गए हैं। गोताखोरों की टीम ने 24 घंटे की मशक्कत के बाद इन दोनों युवकों के शव को खोजा है। ये चारों युवक कल अमावस्या का स्नान करने नर्मदा नदी में गए थे। वहीं ये चारों युवक एक ही गांव बावड़िया गांव के रहने वाले हैं। चारों युवकों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर आदमी स्तब्ध है। इस घटना को लेकर परिजनों का भी बुरा हाल है। ड्रग सप्लाई मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस के हाथ एक सबूत लगा है जिसमें प्रदेश से बाहर भी 3 बड़े ड्रग पैडलर के नाम सामने आए हैं, जो कि गोवा और मुंबई के रहने वाले हैं। जिन 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे लगातार पूछ और उनके मोबाइल नंबर के डाटा खंगाले जाने पर 3 बड़े ड्रग पैडलर के नाम सामने आए हैं, जो कि इन बड़े शहरों में रहते हैं और बहुत जल्द पुलिस इनकी गिरफ्तारी कर सकती है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जो नंबर्स से कॉल की गई है, उन सभी के आधार पर पुलिस ने ये 3 बड़े ड्रग पैडलर की जानकारी जुटाई है। उनके मोबाइल नंबर जुटा लिए हैं और अब उनसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इन जगहों पर जो है रेड भी कर सकती है। बहरहाल लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां जारी है और लगभग 14 लोग इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं कई लोगों पर पुलिस की नज़र है। हालांकि जरूर इस घटना के सामने आने के बाद, लगातार खुलासों के बाद, कई लोग न केवल प्रदेश से बाहर बल्कि विदेश तक भाग चुके हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक बाकी के आरोपियों को पकड़ती है और जो ड्रग पैडलिंग से जुड़े बड़े मछलियां हैं, उन तक पुलिस के हाथ कब तक पहुँचते हैं। सरकार ननिहालों के बच्चों को सुशिक्षित करने के लिए आंगनबाड़ी भवन की स्थापना किया गया है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी की स्थिति है, स्वयं आप देख सकते हैं मेरे सामने जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ये अंदरूनी क्षेत्र तोका जेवली का है और यहाँ पे ये ननिहालों के से जो बच्चे आते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए भवन बनाया गया है। दरअसल ये भवन नहीं है, एक कुटीर कहा जा सकता है। और इसके अंदर का अगर मैं बात करूँ, अंदर का आप दिखा दूँ, यहाँ पर बच्चे का झूला घर भी दिख रहा है, यहाँ पे बैठने के जो कुर्सी भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ के जो आसपास का दीवार है वो मिट्टी गिरा हुआ है और साथ ही जो बरसात के दिनों में भारी जर्जर स्थिति हो गया है। तो ऐसे में हमारे ये ननिहालों के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो प्रथम शिक्षा के लिए अपने शिक्षित होने के लिए, अपने पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं होने से बच्चे किस प्रकार यहाँ पर शिक्षित होंगे, किस प्रकार अपना भविष्य करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 9 दिनी इस महापर्व की शुरुआत हो रही है और तमाम देवी मंदिरों में संस्कारधानी के सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। कोरोना संकट काल में इस बार क्या कुछ व्यवस्था है हम आपको बतला देते हैं। इस वक्त हम छोटी खेरमाई रेड टाउन मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर नीचे ही मां को जल अर्पित करने की यहां पर मंदिर समिति द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही साथ मास्क पहनकर और सैनिटाइजेशन के बाद ही जो भक्त हैं वो मंदिर में प्रवेश कर पा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार विशेष प्रयास विशेष रूप से मध्य प्रदेश के जलपुर संस्कारधानी में किया गया है। जो 6 बड़े मंदिर हैं, देवी मंदिर है, वहां पर डिजिटल कैमरेज जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। विगत 1 सप्ताह पूर्व ही व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कर दी गई थी, ताकि घर बैठे भक्त ही मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जो संक्रमित हैं या फिर जो क्वारंटीन है, अगर वो भक्त घर पे ही रह के माँ के दर्शन करना चाहते हैं तो 24 घंटे इन लिंक जो जलपुर वेबसाइट में दी गई है जिला प्रशासन के NIC के माध्यम से घर बैठे ही माँ के दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर में भी जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो एक दायरा जो है, जो मुख्य प्रतिमा है उसके बीच बनाया गया है। यहाँ से ही मां को जल अर्पित जो भक्त हैं वो कर रहे हैं और शक्ति से अपनी मनोकामना की पूर्ति की मांग भी यहाँ पर कर रहे हैं। चूंकि 9 दिनों तक विशेष पूजन अनुष्ठान हर प्रमुख मंदिर में होता है संस्कारधानी के, और प्रथम दिन मां शैलपुत्री का कहा गया है, तो आज के दिन भी विशेष पूजन अनुष्ठान दिन भर तमाम देवी मंदिरों में चलेंगे। इसके साथ ही साथ भक्तों ने भी अपनी मनवांछित जो मनोकामना है उसकी कामना मां जगतजननी से करी है और यही मांग करी है कि शहर को जल्द से जल्द इस संक्रमण से भी दूर करें। सर्दियाँ नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है और ये जो पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो 9 दिनों तक चलेगा और भक्तगण माता रानी के पूजा पाठ में अब
लीन हो जाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि डोंगरगढ़ में जिला प्रशासन ने यह आदेश निकाला है कि किसी भी तरीके से जो भक्त हैं वो मंदिर में ना आए, ना ही माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। कोविड महामारी के कारण ये निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। और हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष यहाँ लगभग 10 से 15 लाख लोग माता रानी के 9 दिनों में दर्शन करते हैं, लेकिन ये स्थिति इस बार नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कोविड महामारी के कारण भक्तों को आने के लिए यहाँ रोका जा रहा है। और कोविड के कारण जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करते हुए मंदिर समिति के सिर्फ जो लोग हैं, ट्रस्ट समिति के लोग हैं और जो पुजारी हैं, वही सिर्फ माता बम्बलेश्वरी के पूजा पाठ कर सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे, और बाहरी लोगों पर यह प्रतिबंध लगातार जारी है। आदिशक्ति नवरात्रि का पर्व आज से शुरू हो रहा है। आज पहला दिन है, आस्था है, दरबार भी है, लोग भी हैं, और आस्था के दौरान चढ़ाए जाने वाले वो तमाम सामग्रियां हैं जो भक्त माँ के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन हर चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी नज़र आ रही है। जो उत्साह, जो उमंग और जो भक्ति भाव का नज़ारा दिखाई देता था, वो आज बस्तर में देवी मंदिरों में नहीं दिखाई दे रहा है। लोग सुबह से पहुंचे जरूर माँ के दर्शन करने के लिए, इस उम्मीद में कि माँ के दर्शन मिलेंगे और कोरोना का संक्रमण जो काल है उसे खत्म करने के लिए माँ से लोग मनौती मांगेंगे। बस्तर की आराध्य माँ दंतेश्वरी का ये दरबार जो है जन जन की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, और यही वजह कि आज सुबह से लोग यहाँ पर मंदिर में पहुँचते रहे माँ के दर्शनों के लिए। लेकिन निराशा उस वक्त हुई जब पुलिस के साये में जो पहरा बैठाल दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा, हवाला ये दिया गया कि चूंकि कोरोना का संक्रमण काल है और अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो उससे कोरोना फैल सकता है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आनन फानन में जिला प्रशासन ने कुछ कड़े नियम लागू कर दिए। मंदिर के बाहर परिसर में कड़े पहरे बैठाल दिए गए, और यही वजह है कि भक्त आस्था के फूल और अगरबत्ती लेकर तो पहुंचे थे, लेकिन उन्हें निराश होकर मंदिर पर लौटना पड़ा। वक्त तो ऐसा भी आया जब जिला प्रशासन के अधिकारी जो है वो यहाँ पर जो सामग्री बेचने वाले हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमाने का जुगाड़ लगाते हैं, उन्हें भी आज यहाँ से हटाया गया। और भक्त तो इसलिए नाराज़ थे, कई भक्तों की नाराज़गी भी देखने को मिली कि जब बाकी चीज़ों में अगर सरकार छूट दे सकती है लाखों के तीर, तो फिर इस बात में मंदिर को क्यों बंद रखा गया? क्योंकि मंदिर ही आस्था का वो दरबार है जहाँ बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े कष्ट और बड़े बड़े संकट दूर हो सकते हैं। तो फिर इस तरह की पाबंदी क्यों? लगातार इस तरह की आपत्तियाँ आज दिन भर जताई जाती रहीं, लोग निराश भी होते रहे। जिन किसी को भी मौका मिला तो उन्होंने बाहर चैनल गेट से माँ दंतेश्वरी के दर्शन किए और माँ से कामना की कि कोरोना के संक्रमण काल को ख़त्म करें। कुल मिलाकर आज पूरा दिन भर जो है वो निराशा में बीता। भक्त पहुँचे ज़रूर लेकिन निराश लौट गए। आज बस्तर की माँ दंतेश्वरी के दरबार में मेला लगने की स्थिति देखी जाती थी। पिछले साल काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी कतारें होती थी, लोग सुबह भोर उठते ही माँ के दर्शनों के लिए पहुँचते थे, लेकिन आज का नज़ारा जो है कुछ बदला हुआ दिखाई दिया। भक्तों की भीड़ नहीं थी, केवल और केवल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो दरबार के बाहर पहरा लगाए हुए बैठे थे। उधर दूसरी तरफ आज देर रात को जोगी बिठाई की रस्म भी होना है, जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की खास रस्म कहलाती है, और उसमें भी कुछ इसी तरह का पहरा होगा कि कर्फ्यू के साए में सारी रस्में जो हैं वो अदा की जाएंगी।